द करंट ऑफ 5 एम्पियर थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पूछ रहा है हाउ मच टाइम, टाइम पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हें टाइम निकालना होगा। ठीक है, टाइम, तो टाइम कितना होगा, तो टाइम के लिए जो इक्वेशन तुम यूज करो W/E इज इक्वल टू, है ना, Q/F, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले हम लोग यूज करके यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है जो Q होता है Q इज इक्वल टू IT होता है। ठीक है, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो W यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट मास सिल्वर का 108 होता है, इक्विवेलेंट मास 108। ठीक है, इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू IT, तो एम्पियर यहाँ दिया गया 5 एम्पियर, 18.7 हाँ 5 एम्पियर, और टाइम यहाँ तुमने T सेकेंड यहाँ पर है, डिवाइड बाई 96500। ठीक है, अब यहाँ पर वेट ऑफ सिल्वर निकालना है, तो देखो बेटा यहाँ से कोई मेटल है, मेटल पर तुम्हें यहाँ पर सिल्वर का इस तरह से कोटिंग करना है, ये सिल्वर का इस तरह से कोटिंग होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका जो थिकनेस है, थिकनेस यहाँ पर डेल्टा T है, और जो सरफेस एरिया है वो A है, तो वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ना सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, और अगर वॉल्यूम को तुम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से मास आ जाएगा बेटा, है ना, मास आ जाएगा। यस सर। हाँ, तो मास को तुम्हें यहाँ रखना, देखो यहाँ पर दिया गया है ना, डिपॉजिट ए लेयर ऑफ 10⁻³ सेंटीमीटर, तो जो लेयर है, लेयर का थिकनेस दिया गया है 10 पावर, जो डेल्टा T है यहाँ पर, डेल्टा T इक्वल 10⁻³ सेंटीमीटर, और यहाँ पर सरफेस एरिया दिया गया है, जो सरफेस एरिया A है दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से, तो डेंसिटी 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से मास आ जाएगा W आ जाएगा, इससे इज इक्वल टू W, तो W को तुम यहाँ रख दोगे। ठीक है, तो W डिवाइड बाई E, तो यहाँ से तो जो अननोन T है निकल जाएगा। तुषार समझ में आया? तुषार? यस सर। ओके, और कोई डाउट तो नहीं है? 55 41 56 टेस्ट तो केवल 4 लोगों ने दिया, पूछ रहे हो सब? सर दिया था मैंने 55, और कौन सा क्वेश्चन बेटा इसके बाद? 56 56 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा। फैराडे 1 फैराडे क्या होता है? ये तो हो गया था, ये तो हो जाएगा, ये तो हटा देते हैं हम। सर इसमें एक ही को मैच करके हो गया था। हाँ, एक से मैच, हाँ एक दो करो, उससे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 55 तो बता दिया मैंने ना, ये 55 ही तो था। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है। करंट ऑफ 1.40 एम्पियर पास थ्रू द 500 ml ऑफ 0.18 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर 200 सेकंड, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ N2+ आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ जिंक? सर यही समझ नहीं आया था कैसे करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर पहले जो जिंक, जो तुम्हारा वॉल्यूम पहले निकाल लो, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया गया है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है 500, वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 ml। ठीक है, ये 500 ml सॉल्यूशन दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब तुम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो जो जिंक है, जिंक क्या करेगा, जिंक Zn2+, है ना, ये डिपोजिट हो जाएगा जिंक सॉलिड में, मतलब Zn2+ का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ आ रहा बेटा? तो इनिशियल कंसंट्रेशन तुमने निकाले जिंक का, तुम क्या करो यहाँ पर Zn2+ का तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ Zn2+, ये निकाल लिया तुमने। ठीक है, तो उसके बाद क्या निकालोगे बेटा, कितने मोल जिंक डिपोजिट हुआ। ठीक है, डिपोजिटेड जिंक। ठीक है, तो ये तुमने निकाल लिया, मान लो तो ये नंबर ऑफ मोल्स आया तुम्हारा x, जो डिपोजिट हुआ है डिपोजिटेड जिंक इज इक्वल टू y, है ना, सो रिमेनिंग 0.09 आएगा। हाँ, रिमेनिंग जिंक 2+ इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो कितना सॉल्यूशन रह जाएगा बेटा, इनिशियल कितना था x था, डिपोजिट कितना हुआ y हुआ, तो कितना रह जाएगा बेटा, x माइनस y मोल रह जाएगा ना, x माइनस y मोल। ठीक है, और तुमने वॉल्यूम निकाल लिया सॉल्यूशन का, वॉल्यूम यहाँ पर 500 ml,
तो कंसंट्रेशन आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डिटर्जेंट 2 प्लस दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स x माइनस y डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये तुम्हें निकालना है बेटा, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। 60 60, तो ये लास्ट क्वेश्चन 60 देख लो, यहाँ पर लास्ट तो नहीं है, 60 देख लो। तो 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑफ मास 27 AMU is deposited as cathode from Al3+ solution by a current quantity of a certain quantity of electric discharge. The volume of hydrogen produced at STP from H+ ion in solution by the same quantity of current। तो आसान है बेटा, 30 सेकंड ला लगाओ, आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है, देखो यहाँ पर, तो जितना यहाँ पर इक्विवेलेंट, मैं इक्विवेलेंट यहाँ ले रहा हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो एल्युमिनियम का जितना इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा उतना ही हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा बेटा, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट, है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम। तो निकाल लो कि एल्युमिनियम के कितने इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो उतना ही इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का डिपॉजिट होगा। तो इक्विवेलेंट तुम्हें निकाले, इक्विवेलेंट जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल्स होगा हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि n फैक्टर हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट निकाल लिया, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड 22.4 लीटर। तो यहाँ से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे निकालने का है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम, यहाँ निकाल लो। ठीक है, देखो यहाँ दिया गया 4.5 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट एट कैथोड, है ना। तो अब यहाँ पर दिया गया है 4.5 ग्राम और इक्विवेलेंट मास कितना होता है एल्युमिनियम का, 27 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये तो होता है, क्योंकि ये चार्ज एल्युमिनियम के ऊपर +3 है। यस सर। 27 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, एंड दैट इज इक्वल टू द, है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 27 इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो W यहाँ लिख रहा हूँ, मास ऑफ हाइड्रोजन को इक्विवेलेंट मास हाइड्रोजन का 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से W निकला, W ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो W निकल गया, मोल्स निकालना है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगा, है ना, निकाल लोगे यहाँ से ना सर, W 1/2। हाँ, तो W डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से तुम आगे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, तो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 63। In acidic solution of copper 2+ containing 0.4 gram of CO2+ ion is electrolyzed until the copper is deposited. What volume of oxygen evolved at NTP? तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन ये है, जिस तरह से वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सीधा तरह से वाला क्वेश्चन है ना। तो यहाँ तुम क्या निकालोगे, मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ये वाला है कोटा क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। तो दिया गया यस सर। निकाल लोगे इस तरह से ना, बस याद रखो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, निकाल लेना बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का आंसर बताना है। यस सर। तो आंसर इसका डी पार्ट है, देखो यहाँ लिखा है आंसर और डी पार्ट। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर डीपीपी का एक क्वेश्चन था। डीपीपी तो बहुत पहले डिस्कस हो चुका था, बोलो कौन सा क्वेश्चन था। आंसर बता सर वो एक सेकंड में क्वेश्चन बताता हूँ। एक मिनट, किसने पूछा किसका आंसर,
74 का है ना सर? 74। सर डीपीपी का क्वेश्चन 5। बेटा डीपीपी बाद में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि डीपीपी मुझे ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं डीपीपी, ठीक है? सर मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ, वहाँ पे एक बार लिख लो उसे। टाइम बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा है सर। अच्छा ठीक, एक मिनट। हाउ मेनी, इसमें मेरा Okay, क्वेश्चन, sir. इसमें सी है, 6 है। बोलो ठीक क्या है, क्वेश्चन है? The number of moles of electron required, number of moles of electron required to to deposit 1 gram equivalent of aluminum 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अल्युमिनियम। from a ठीक, अल्युमिनियम, from a solution of aluminum chloride will be। अल्युमिनियम क्लोराइड। Yes तो sir। 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिप्लीट होना है अल्युमिनियम क्लोराइड से, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिटर्न पूछ रहा है। Yes sir। तो नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल होगा यहाँ पर। सर आंसर इसमें 1 दे रखा है। एक मिनट, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट है, 1 इक्विवेलेंट, ठीक है? सर तो मालूम है कैसे जो सर? 1 फैराडे से, ये मैंने पहले बताया था, 1 फैराडे, अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो 1 इक्विवेलेंट मेटल डिपॉजिट होगा, ठीक है? बताया था मैंने जब फैराडे लॉ डिराइव हुआ था। अगर 1 इक्विवेलेंट मेटल डिपॉजिट होता है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी तुमने पास किया या चार्ज पास किया होगा, है ना? तो मैं कितना डिपॉजिट करना है यहाँ पर? 1 इक्विवेलेंट अल्युमिनियम, ठीक है? तो 1 इक्विवेलेंट अल्युमिनियम के लिए कितना चाहिए बेटा? 1 फैराडे। 1 फैराडे चाहिए, और 1 फैराडे क्या होता है बेटा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये तो होता है बेटा 1 फैराडे। लेकिन सर 1 फैराडे तो यहाँ पे 9 ग्राम बना रहे हैं। हाँ, तो 1 इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा? अल्युमिनियम का जो 1 इक्विवेलेंट होगा 9 ग्राम होगा। तो सर यहाँ पे तो 1 ग्राम पूछा है ना? 1 ग्राम नहीं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे अलग है। ओके। तो यहाँ पे एक वीडियो बेटा तुम लोगों को देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, ये ऊपर से ऑर्डर आया है, वीडियो देखना तुम लोगों को। तो देखो, तो सबको दिख रहा है बेटा स्क्रीन? यस। ओके, तो आवाज देखना थोड़ा। यस सर। डिम है। सर इसमें ऑडियो नहीं आ पाएगी क्या? ऑडियो नहीं आ रहा है? नहीं सर, ऑडियो नहीं आ रहा। इस पे आ रहा है ऑडियो? नो सर। नो सर, ऑडियो नहीं आ रही। चलो कोई नहीं बेटा, मैं बता देता हूँ। ये हमारा ना टेलीग्राम पे भी चैनल है, जैसे मेडिकल के अलग है, इंजीनियरिंग के अलग है, वही सर बता रहे हैं, इस वीडियो में है ये। तो मैं व्हाट्सअप भी कर दूंगा कुछ सबको,
ठीक है, तो एक बार ये वीडियो देख लेना, कैसे कैसे चैनल हैं, अलग अलग है, मेडिकल के अलग है, इंजीनियरिंग के अलग है। ओके ठीक है, तो इनको इन सबको ओके भेज सर। दीजिएगा, है ना, तो क्योंकि अब यहाँ पर आने का कुछ सिस्टम तो है नहीं। ठीक है। ठीक है सर, थोड़ा सर फॉरवर्ड करके दिखा दीजिए आगे, थोड़ा आगे। अच्छा, तो बेसिकली है क्या बेटा, ये केल्विन का चैनल है, जिसको यहाँ पर सर्च करोगे। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें सर्च करना होगा सर्च बार पर, तो केल्विन 12 पास या फिर जितने अलग अलग बैच है बेटा, उसको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, अगर तुम इंजीनियरिंग में हो तो इंजीनियरिंग वाले को तुम ज्वाइन कर लोगे, बस यही है बेसिकली। ओके सर, थैंक यू। सर यहाँ पे हमें डीपीपी वगैरह प्रोवाइड होंगी क्या? तो मालूम चल जाएगा तुम्हें, पहले ज्वाइन तो कर लो बेटा, है ना। ओके सर। अरे देखो बेटा, यहाँ पर तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो गैस आयन इलेक्ट्रोड में हमने एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तुम हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम निकाल सकते हो। नेक्स्ट है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड भी मैंने बताया था बेटा, है ना, कि इसमें क्या होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन चलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक तुम्हारा सेटअप बना हुआ है, मेटेलिक रॉड को तुमने यहाँ पर डिप किया है, और सोल्यूशन में दो टाइप का है। देखो एक Fe3+ है, दूसरा Fe2+ है। ठीक है, दो टाइप का आयन है, Fe2+ और Fe3+। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन नहीं होगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। जो भी रिएक्शन होगा सोल्यूशन के अंदर होगा। ठीक है, मतलब जो Fe3+ है ये Fe2+ में रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, रिड्यूस होगा, तो ये रिडक्शन हो रहा है। या फिर इसका उल्टा होगा, Fe2+ Fe3+ में ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या होगा बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड, और सोल्यूशन के अंदर ही दोनों आयन्स होंगे, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, दोनों ही सोल्यूशन के अंदर होंगे। तो इस टाइप का अगर इलेक्ट्रोड है तो उसको रिडॉक्स इलेक्ट्रोड बोलोगे। ठीक है, तो ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का एक एग्जांपल है। इसको हम लोग और भी आगे देखेंगे, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड काम कैसे करता है, उसको हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे है नेक्स्ट इलेक्ट्रोड, ट्विन हाइड्रोन। ट्विन हाइड्रोन क्या होता है, ये एक टाइप का ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोड है ना, इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो ये जो तुम्हारा कंपाउंड है इसको हाइड्रोजन बोलते हैं और इसको क्विनोन बोलते हैं। ठीक है, क्विनोन। ठीक है, तो इस टाइप जो इलेक्ट्रोड है इसको ट्विन हाइड्रोन बोलोगे। तो ये ट्विन हाइड्रोन हो गया। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सो E0 ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये ट्विन, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो QH2 डिवाइड बाई Q लिखोगे। ठीक है, QH2 QH+, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो QH2 से ये QH2 हो गया। ठीक है, इसको तुम QH2 लिखोगे, और ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है इसको तुम Q लिखोगे, और यहाँ पर H+ है। ठीक है, तो H+, तो QH2 से QH+ मिल रहा है, तो Q और H+ को कॉमा से सेपरेट करोगे। ठीक है, तो ये इसका ट्विन हाइड्रोन का इलेक्ट्रोड बन गया, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो अब देखो इस टाइप का इलेक्ट्रोड कैसे बनता है ना, तो इसमें एक मेटल होगा जिसका तुम्हें इलेक्ट्रोड बनाना है तुम्हें। तो एक्चुअली जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है उसका कटायन का इलेक्ट्रोड बनाते हैं। जैसे इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होगा, AgCl। तो AgCl में कटायन क्या है, Ag+, है ना। तो इस Ag+ का सिल्वर का तुम यहाँ पर इलेक्ट्रोड बनाओगे। ये तुम्हारा सिल्वर का मेटेलिक रॉड हो गया, सिल्वर हो गया। और इसके चारों तरफ जो मेटल है, मेटल के चारों तरफ क्या कर दोगे, एक लेयर डिपोजिट कर देते हैं, इसको AgCl पेस्ट में डिप कर देते हैं।
तो ये क्या है, AgCl पेस्ट। तो AgCl क्या होगा बेटा, सॉल्ट है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट का एक पेस्ट बनाकर इसके चारों तरफ लपेट देते हैं मेटेलिक रॉड में, और इस मेटेलिक रॉड को तुम डिप कर दोगे सोल्यूशन में। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या होगा, जो अनायन है अनायन का सोल्यूशन होगा, तो अनायन का यहाँ पर Cl-, तो यहाँ पर Cl- होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको तुम बोलोगे मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जो तुम्हारा सॉल्ट है इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना, जब इसको डिजॉल्व करोगे तो स्पोरेली डिजॉल्व होगा, थोड़ा सा डिजॉल्व होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये जो पेस्ट है यहाँ पर चिपका ही रहेगा, डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और सोल्यूशन में तुमने जो सोल्यूशन यहाँ पर सैचुरेटेड क्लोरीन का तुमने HCl का सोल्यूशन डाल दिया है, तो क्लोराइड आयन यहाँ पर है, तो इसका तुम रिएक्शन कैसे लिखोगे, रिएक्शन तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो AgCl सॉलिड, जो AgCl है ना, AgCl solid reacts with electron gives Ag solid plus Cl-, ठीक है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको तुम क्या बोलोगे, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक बेटा। तो इसका E नॉट कैसे लिखोगे बेटा, E नॉट, ठीक है, E नॉट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, देखो एक्चुअली यहाँ पर जो Ag है AgCl में Ag प्लस के फॉर्म में है ना, तो ये Ag प्लस AgCl और Cl-, तो जो Ag प्लस है, Ag प्लस या सिल्वर और सोल्यूशन के बीच में AgCl है, तो कुछ इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लिखोगे, या फिर तुम इसको इस तरह लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन में Ag प्लस दिखाई नहीं दे रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, इसको AgCl, ठीक है, AgCl, तो AgCl किसमें है, Cl-, और AgCl Cl- क्या बना रहा है बेटा, Ag प्लस, ठीक है, Ag सॉलिड, ठीक है। तो इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन में अगर इस तरह से दिया गया हो AgCl Cl- Ag, इसका मतलब ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, इस तरह से और भी इलेक्ट्रोड होता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड भी है ना, जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है ये भी मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर एक कैलोमल इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो कैलोमल क्या होता है, Hg2Cl2, Hg2Cl2, और ये भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर जो मरकरी है, मरकरी मेटल हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर तुम क्या लगा दोगे, पेस्ट ऑफ AgCl। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तुम्हारे नीचे क्या है, मरकरी है, यहाँ पर मरकरी मेटल है Hg, ठीक है। तो मरकरी मेटल के ऊपर क्या होगा, Hg2Cl2, Hg2Cl2 का पेस्ट यहाँ पर डिपोजिट करा दिया, और इसके ऊपर क्या होगा, अनायन। तो जो HgCl है यहाँ पर HgCl में अनायन क्या है, Cl-, तो यहाँ पर Cl- होगा, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या होगा, हमारा कैलोमर इलेक्ट्रोड। तो जो मरकरी है, मरकरी को तुम इस तरह से एक प्लेटिनम वायर से कनेक्ट कर दोगे, प्लेटिनम, ठीक है। तो जो मरकरी मेटल है वो कनेक्ट हो गया प्लेटिनम वायर से, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज वगैरह तुम लगा दोगे, इसको इस तरह से कैपिंग क्रिएट कर दिया जाता है। यहाँ पर कैपिंग किया गया है, ये सॉल्ट ब्रिज के लिए ओपन कर दिया गया है, यहाँ से सोल्यूशन में डाला जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा KCl सोल्यूशन, जो Cl- है, कहाँ से मिलेगा बेटा, Cl- KCl सोल्यूशन से, ठीक है। तो ये तुम्हारा पेस्ट हो गया, पेस्ट ऑफ Hg2Cl2, और ये मरकरी है, इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलोगे। तो यहाँ पर समराइज किया हुआ नीचे जो ऊपर इलेक्ट्रोड दिया गया है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, हाफ सेल मतलब इलेक्ट्रोड। तो ये कैसा होगा, M+M+, गैस आयन इलेक्ट्रोड, इसमें गैस होगा, आयन होगा। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ये मेटल है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोड हो गया ऑक्सीडेशन या फिर रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, इसमें आयंस होंगे। तो ये एग्जांपल दिया गया Fe2+, मेटल मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हाफ सेल। तो ये कैलोमल इलेक्ट्रोड टाइप का ही है, यहाँ पर मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड टाइप का ही है। इन दोनों को देखो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेटल है, पहले मेटल, फिर सॉल्ट है, फिर HgO सॉल्ट है, फिर अनायन यहाँ पर है, यहाँ पर अनायन है, ठीक है। तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर ट्विन हाइड्रोजन, ये ऊपर जो ट्विन हाइड्रोजन है ये यहाँ पर दिया गया है।
इन हाइट होंगे। तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। जितना हम लोगों ने देख लिया, तो इसको अप्लाई कैसे करोगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट हम लोगों को देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं नर्स्ट इक्वेशन को। तो यहाँ देखो बेटा, जो पहला एप्लीकेशन है, इन द कलेक्शन ऑफ ई सेल एंड ई नॉट सेल। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन दिया गया है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है, और ये सेल है, कोई सेल दिया गया इस तरह से, और इस सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा या ई नॉट क्या होगा, जिसको तुम नर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, इस तरह से तुम यहाँ पर E और E नॉट सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है नर्स्ट इक्वेशन का। तो सबको समझ में आ रहा है बेटा? जहां पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो आगे चलते हैं, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे? अगर कोई रिएक्शन दिया गया है ना, कोई रिएक्शन इस तरह से A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस डी दिया गया है ना, और पूछ रहा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे? तो मैं मालूम है जो नर्स्ट इक्वेशन होता है। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग ऑफ Q होता है। ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G विल बी 0। ये मालूम है तुम्हें, क्लास 11th में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G 0 होता है। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G विल बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो NFE है, NFE विल बी 0, डेल्टा G तुम NFE लिख सकते हो ना यहाँ पर। ठीक है, सो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G विल बी 0, इट मींस NFE इज इक्वल टू 0, इट मींस E, और NF क्या कांस्टेंट है ना, इट मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी 0। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो 0 रहेगा यहाँ पर, या फिर जो सेल इलेक्ट्रोड, जो सेल पोटेंशियल वो 0 रहेगा, सेल EMF। सो E इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड आल्सो Q विल बी K इक्विलिब्रियम। मालूम है ना बेटा? तो इक्विलिब्रियम पर जो Q है, Q क्या होगा बेटा, K इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यस सर। है ना, तो इसको 0 रख दोगे और ये हो जाएगा Q इक्विलिब्रियम। बस इसको देख लेते हैं बेटा, 0 इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से तुम इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। ये तुम्हारा पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है, तुम डायरेक्ट यहाँ पर E नॉट से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर E नॉट मालूम है। ठीक है, E नॉट, तो E नॉट से तुम क्या निकालोगे बेटा, E नॉट से तुम निकालोगे डेल्टा G नॉट। ठीक है, डेल्टा G नॉट, और तुम्हें मालूम है डेल्टा G नॉट क्या होता है बेटा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, ये मालूम बेटा, डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम। तो ये क्लास 11th में ये वाला क्वेश्चन तुम्हें पढ़ा होगा, क्लास 11th में। ठीक है, क्लास 11th में देखा होगा। तो यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो। तो डेल्टा G तुम कैसे निकालोगे, तो डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF E नॉट होगा, है ना। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, E नॉट इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हो जाएगा RT डिवाइड बाई NF। ठीक है, RT डिवाइड बाई NF ln ऑफ K इक्विलिब्रियम। तो एक्चुअली ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, ये तुमने जो निकाला है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पहले 0.0591 है, तो चाहे तुम यहाँ से निकालो चाहे तुम यहाँ से निकालो, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना।
बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आगे क्या बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, तुम कैसे डिसाइड करोगे? तो स्पॉन्टेनिटी के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स का डेल्टा जी यूज करते हैं बेटा। अगर कोई रिएक्शन यस सर। हाँ, तो अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, नेगेटिव। ठीक है। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, ठीक है, या लेस नेगेटिव। देन जीरो। तो डेल्टा जी क्या होता है बेटा, माइनस एन एफ ई, ठीक है। तो माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू नेगेटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर, है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जो ई सेल है या ई सेल ईएमएफ है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। सर ई सेल ऊपर से निकालेंगे ठीक है, फर्स्ट वाले से। तो ये तुम्हें याद रखना है, ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर ई सेल लेस देन जीरो है तो क्या होगा बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको नोट करते जाओ, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो दो कंडीशन यहाँ पर है, तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, ई सेल पॉजिटिव होगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ई सेल नेगेटिव होगा, क्योंकि जो डेल्टा जी है वो माइनस एन एफ होता है, माइनस का वहाँ पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई सेल विल बी पॉजिटिव एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई विल बी लेस देन जीरो। और तीसरा केस है, अगर ई सेल जीरो हो जाए, ई सेल इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम। कंडीशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सर एक सेकंड नोट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। नोट कर लिया तो आगे चले, हो गया। सर कर रहे हैं सर कर रहे हैं। हो गया सर। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, दिया गया है द ईएमएफ ऑफ सेल। तो जिंक आयरन का कपल बनाया गया है, जिंक आयरन कपल इलेक्ट्रोड है यहाँ पर। तो ईएमएफ दिया गया है ना। देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिया गया है बेटा, सेल ईएमएफ ई दिया गया है, ई सेल। तुम्हें निकालना क्या बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया यहाँ पर, इससे ई नॉट से लगा तुम निकाल लेते हो, ठीक है। इससे तुम्हें मालूम है, अब ई नॉट से लगा तुम निकाल लोगे तो वहां से तुम्हें जो रिलेशन को यूज करके तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0551 अपॉन में एन। तो यहाँ तुम क्या करोगे, जो Q है, जो वैल्यू दिया गया यहाँ पर रखोगे, इस सेल का जो वैल्यू दिया गया है, इस सेल यहाँ कितना दिया
क्या आएगा बेटा 0.2905। इसका लोग तुम यहाँ पर रखोगे है ना, तो यहाँ से तुम्हें ई नॉट सेल मिल जाएगा। जब ई नॉट सेल मिल गया तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू द ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591, इसका यूज कर लोगे माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा बेटा 2 तुम्हें मालूम है, तो ई नॉट सेल बेसिकली तुम्हें यहाँ पर निकालना है। तो ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करके ई नॉट सेल निकालोगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं निकालने का। तो ई सेल दिया गया है, ई सेल इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर कितना दिया गया है, ये बेटा ई नॉट सेल नहीं है, ई सेल है। कैसे तुम्हें मालूम चला ये ई सेल है, क्योंकि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर होता तो ये ई नॉट सेल होता। ठीक है, तो 0.2905 ये ई सेल हो गया। और जो क्यू का वैल्यू तुम यहाँ रखोगे, तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, तो ई सेल इज इक्वल टू 0.2905 इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग ऑफ, तो यहाँ पर Q वैल्यू तुम्हें लिखना है ना, तो Q वैल्यू के लिए तुम्हें इक्वेशन चाहिए कि क्या रिएक्शन चल रहा है। तो इक्वेशन तुम बनाओगे यहाँ पर, तो दिया गया जिंक जो है जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आयरन 2+ आयरन में कन्वर्ट हो रहा है। जो आयरन 2+ है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये आयरन में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने पर इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पर जिंक प्लस Fe2+ गिव्स Zn2+ प्लस आयरन। तो आयरन सॉलिड में होगा, जिंक तो सॉलिड में होगा, तो Q यहाँ पर कितना आएगा बेटा, Q आएगा Zn2+ डिवाइड बाई Fe2+। ठीक है, ये तुम्हारा Q वैल्यू होगा। तो Q वैल्यू को तुम इस इक्वेशन में रख दोगे। ठीक है, तो वहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ई नॉट सेल। तो 0.2905 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हो रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ Q, तो Q को तुम यार रखोगे Zn2+, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+। तो Zn2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, ये दिया गया है 0.01। ठीक है, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इज 0.001। तो यहाँ रख दोगे 0.01 डिवाइड बाई 0.001। ठीक है, इसको रख दिया, तो यहाँ से ई नॉट सेल मिल जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम हियर ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.2905 प्लस 0.0591 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 आ जा रहा है ये, तो लॉग 10 मतलब 1 हो गया। हाँ, तो 10 आ रहा है ना बेटा, यस सर, और लॉग 10 होता है 1, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हें मिल गया ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल तुम्हें मिल गया, अब इसको यूज करोगे। ठीक है, ई नॉट सेल तुम्हें मिल गया, अब यहाँ से ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो लॉग बेस 10 यहाँ पर है, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, के इक्विलिब्रियम। यहाँ पर तुम क्या करो, ठीक है, थोड़ा सा जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, तो यहाँ पर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यह आ जाएगा लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट सेल डिवाइड बाई 0.0591। ठीक है, इज इक्वल टू n का वैल्यू 2 है, ई नॉट वैल्यू तुमने कैलकुलेट किया वहाँ से। ठीक है, इस ई नॉट वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे, ई नॉट तुमने कैलकुलेट किया ये, इसको यहाँ रख देंगे, डिवाइड बाई 0.0591।
अब इसको मैं मान लेता हूँ ये x है, ठीक है। जो यहाँ पर वैल्यू आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में वो x है। सो log बेस 10 के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू x। तो फ्रॉम हियर के इक्विलिब्रियम क्या होगा 10 पावर x, तो x का तुम यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। कर लोगे ये हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर जो तुम्हारा वैल्यू आएगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 पावर 0.32 डिवाइड बाई 0.0296, ये तुम्हारा के इक्विलिब्रियम आ जाएगा इसमें से। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। देखो बेटा क्वेश्चन तो रहता है, थोड़ा कैलकुलेशन रहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन आसान है। कल मल्टीप्लाई करके तुम्हें लिखना था, यहाँ पर लॉग वैल्यू तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है ना, 10 पावर करके लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो बेटा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन E नॉट इज इक्वल टू दिस एट 298 केल्विन। ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट E नॉट दे दिया गया है। तो अगर डायरेक्ट E नॉट दिया गया है तो कुछ करना ही नहीं, E नॉट इज इक्वल टू 0.46 दे दिया कैलकुलेट करके। तो तुम्हें निकालना है के इक्विलिब्रियम, है ना। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, है तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसका यूज करके निकाल लोगे, है ना। जो के इक्विलिब्रियम है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई n log ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो n का वैल्यू यहाँ पर 2 होगा, कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, n का वैल्यू 2, तो n इज इक्वल टू 2 रख दोगे। ई नॉट को 0.46 रख दोगे, तो के इक्विलिब्रियम कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, जो के इक्विलिब्रियम है वो आ जाएगा 4.0, आंसर दिया गया है। आई थिंक हो गया होगा, तो आंसर नोट कर लो यहाँ पर, सॉल्व कर लेना बाद में। 4.0 × 10 पावर 15 ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो नोट करो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ रिएक्शन। तो अगर सॉल्यूशन का पीएच तुम्हें निकालना है तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन से सॉल्यूशन का पीएच भी निकाल सकते हैं। बस याद रखना चाहिए रिएक्शन में H प्लस तुम्हें कहीं दिखाई दे, ठीक है। मान लेते कोई रिएक्शन दिया गया है A प्लस बी गिव्स H प्लस C प्लस D, है ना। तो A एक्वस दिया गया है, B एक्वस दिया गया है, C एक्वस दिया गया है, D सॉलिड दिया गया है। इस तरह से तुमने यहाँ पर सेल रिएक्शन बना दिया, ठीक है। सेल रिएक्शन से दिया गया है, तुम्हें पीएच निकालना है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो पीएच कैसे निकालोगे, तो नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके पीएच निकालोगे यहाँ पर। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो यहाँ लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ
लॉग यहाँ बेस 10 याद रखना, लॉग बेस 10, ठीक है। लॉग बेस 10 क्यू वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में है H प्लस, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C। टी तुम्हारा सॉलिड है तो टी को नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है, टी को नेग्लेक्ट कर दोगे तो डी नेग्लेक्ट हो गया, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी तुमने लिख दिया, ठीक है। तुम्हें H प्लस निकालना, पीएच निकालना है, तो पीएच क्या होता है बेटा, निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। तो लॉग ऑफ H प्लस देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, निगेटिव भी है, बस इसको सेपरेट कर लेना है यहाँ पे किसी भी तरह से, तो पीएच तुम्हारा निकल आएगा। तो देखते हैं कैसे सेपरेट करोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉग का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करोगे, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, ठीक है। लॉग एम इंटू लॉग एन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अलग कर दिया, प्लस बाकी सबको साथ रहने दो, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, इसको साथ में रहने दिया, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B साथ में है। तो अब यहाँ पर निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस को एक साथ रख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा ई सेल, तो निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस क्या होगा, PH। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस इंटू 0.0591 डिवाइड बाई एन माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ पर किसी कोई डाउट नहीं है, अब निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस PH होता है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। ये हो गया पीएच मल्टीप्लाइड बाई 0.0591 डिवाइड बाई एन माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ से हमें पीएच निकल आएगा, पीएच निकाल लेंगे हम लोग। तो हम लोग इसको याद नहीं करना, ये कोई फॉर्मूला में ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से तुम यहाँ पर पीएच निकालोगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को हर एक क्वेश्चन में फॉलो करके हम लोग निकालेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा नर्स्ट इक्वेशन से, और यहाँ से निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस निकाल लेंगे, ठीक है। तो हर एक स्टेप को तुम याद करते जाओगे तो इतना तो हो नहीं पाएगा कि तुम हर एक इक्वेशन को याद करते जाओ। तो हम लोग आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो समझ में आ जाए कि पीएच कैसे कैलकुलेट होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, और ये पीएच वाला क्वेश्चन पूछता है, मेंस में भी पूछता है, एडवांस में भी पूछता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे तुम सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में पीएच नहीं पूछ रहा, पीएच दिया गया, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इसको कर लेते हैं, इसको दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, तो ये सेल रिएक्शन दिया गया है, और यहाँ पर आयरन सॉलिड में है, एक सॉलिड है दूसरा वाटर लिक्विड। तो जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन कोई जरूरत नहीं है प्योर लिक्विड का, और सॉलिड का भी हम लोग कंसंट्रेशन या एक्टिव मास इग्नोर कर लेते हैं। तो आप क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए, जो गैस है गैस का पार्शियल प्रेशर चाहिए, ठीक है। जो एक्वस सोल्यूशन में है उसका मोलरिटी चाहिए, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। सेल रिएक्शन दिया गया है तो उससे हम लोग जो चाहिए वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो पूछ क्या रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट कंसंट्रेशन दिस एंड पीएच दिस, द सेल पोटेंशियल, तो सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल पूछ रहा है, व्हाट इज ई सेल, ठीक है। तो ई सेल क्या होगा ये पूछ रहा है। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ होगा बेटा, देखो यहाँ पर 4H प्लस है ना, 4H प्लस न्यूट्राइज हो रहा है। यहाँ पे देखो जो आयरन है, आयरन डबल पॉजिटिव जा रहा है, तो देखोगे यहाँ पर
है ना। तो एक आयरन में 2 का चेंज हो रहा है, तो 2 आयरन में ऑक्सीडेशन स्टेट 4 का चेंज होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सचेंज हुआ होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। आयरन देखो 0 से, आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से +2 में जा रहा है ना। आयरन 0 से +2 में जा रहा है, तो एक आयरन में +2 का चेंज हुआ, तो 2 आयरन में +4 का चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम निकालोगे तो 2 आयरन में +4 का चेंज होगा, है ना। तो यहाँ मैंने लिख दिया सेम क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 0 में है, 0 से +2 में जा रहा है, तो एक आयरन में +2 का चेंज हुआ, तो 2 आयरन में कितने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सचेंज हुआ होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में दिया गया है आयरन, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+, Fe2+, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या कर दोगे यहाँ पर, आयरन सॉलिड में है तो इसका कीमत 0 हो जाएगा, और ऑक्सीजन दिया गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 रहेगा, स्क्वायर नहीं करोगे, मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ का पावर क्या होगा 4। ठीक है, ये तुम्हारा नर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। अब इस नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग बाकी वैल्यूज को रख देंगे। ठीक है, तो ई सेल तुम्हें निकालना है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल दिया गया है 1.67 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 4 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 2+, तो आयरन 2+ का कंसंट्रेशन कितना है बेटा 10⁻³ मोलर, इसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या तो जो गैस है गैस का पार्शियल प्रेशर यूज करोगे एटीएम में, गैस का पार्शियल, यहाँ पे गैस ऑक्सीजन है तो इसका पार्शियल प्रेशर यूज करोगे एटीएम में, तो इसका पार्शियल प्रेशर दिया गया 0.1 एटीएम, और H+ कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, अगर pH दिया गया है pH इज इक्वल टू, है ना 3, pH होता है क्या बेटा नेगेटिव लॉग ऑफ H+, तो अगर pH दिया गया है तो यहाँ से तुम H+ निकाल सकते हो, तो H+, है ना, तो H+ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल टू 10⁻³ ये होता है, तो 10⁻³ H+ दिया गया, pH 3 है तो इसका पावर 4 कर दोगे। ठीक है, तो pH का यूज करके तुमने H+ निकाल कर यहाँ पर रख दिया। अब तो आसान है, अब यहाँ से इस सेल निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, सो फ्रॉम हियर इस सेल सॉल्व करने पर आज जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.57 वोल्ट। इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इससे कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं, नो सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट करते रहो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, फिर तुम लोग सोचते रहो। इसको बाद में कर लेते हैं, पहले जहाँ pH निकालना वो वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में pH निकालना है, द pH ऑफ सॉल्यूशन इज नियरली इक्वल टू, तो अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था वहाँ पे उसका यूज करके pH निकाल सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है, कैलकुलेशन तो रहेगा ही क्वेश्चन में।
ये क्वेश्चन कर लिया होगा, इसको अरेंज कर दें। यस सर। ओके, तो ये जो न्यू क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है यस सर। इसको करो। कर लिया था सबने ना? चलो इस क्वेश्चन को करो यहाँ पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना दिया गया है, ठीक है, ट्राई करो तुम सब। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, T cell is equal to T naught cell minus 0.0591 डिवाइड बाई n log ऑफ, ये तो एक्चुअली 0 हो जाएगा, है ना, सॉलिड में है, ठीक है। तो यहाँ पर CR2 से दो बार कैसे होगा? यहाँ पर वाटर का एक्टिव मास 0 हो जाएगा, बाकी सबका जो एक्टिव मास उसको तुम्हें रखना पड़ेगा। तो CR2 का कंसेंट्रेशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमियम 3+ स्क्वायर डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ CR2 को 7 माइनस मल्टीप्लाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ H+ पावर 14, H+ पावर 14। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? तो क्लियर दिख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनको यहाँ पे क्या रखोगे? 6, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ रिएक्शन, तो 6 यहाँ पर लिख दिया। क्रोमियम 3+ का कंसेंट्रेशन यहाँ पर मिली मोल्स दिया गया है, ठीक है, मिली मोल्स दिया गया है। तो मिली मोल्स को मिली मोल्स में लिख दोगे या चेंज करोगे? मिली मोल्स को मोल्स में चेंज करना होगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 4.5 मिली मोल्स दिया गया है कंसेंट्रेशन ऑफ CR2 तो Cr3+ का दिया गया 15 मिली मोल्स दिया गया, 15 × 10 पावर -3 ये हो जाएगा, ठीक है, 15 मिली मोल्स। मिली मोल्स को तुम मोल्स में कन्वर्ट कर दोगे, 15 × 10 पावर -3 मोल्स जाएगा। और CR2 का दिया गया है 4.5 × 10 पावर -3 मिली मोल्स। और ये pH निकालना है तुम्हें, इसमें जो pH है, अगर H+ तुमने निकाल लिया तो H+ से pH निकल आएगा। T नॉट सेल दिया गया है ना, T नॉट सेल कितना दिया गया है? T सेल दिया गया है 1.067, T नॉट सेल दिया गया है +1.33। इन सब वैल्यू को यूज करोगे तो यहाँ पर अननोन केवल एक ही है H+, तो H+ निकल आएगा कंसेंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है। अगर H+ आ गया तो उसका नेगेटिव लॉग ले लो, तो दिया जाएगा pH। कर लोगे? कैलकुलेशन है क्या? बोला कुछ है नहीं इसमें। सर लॉग के आगे वाली टर्म्स को ब्रेक डिवाइड वाले उससे करेंगे? जैसे भी करो, यहाँ पर ये तो इस तरह से है ना बेटा, है ना, ब्रैकेट में है ये, तो यहाँ तुम्हें निकालना पड़ेगा, या तुम डिवाइड करो किसी भी तरह से यहाँ पर। तो यहाँ पर जो H+ है तुम्हें अलग कर लो, यहाँ पे H+ का, है ना, सेपरेट कर लो, बाकी सबको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे जो नंबर इस तरह से सेट किया गया होगा ताकि पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, ठीक है, नंबर इस तरह से दिया गया होगा यहाँ पर। और ये नंबर कुछ इस तरह से होगा ताकि यहाँ पे कैंसिल, तभी यहाँ पे 2 एग्जैक्ट आएगा, 2 मतलब है ना 100 के आसपास यहाँ पर होगा। अगर तो यहाँ पर 0.001 अगर होगा, 0.01 2 आएगा, इसका मतलब ये जो नंबर सब कैंसिल होकर यहाँ पर कुछ इंटीजर आएगा, तो इस तरह से नंबर सेट किया गया होगा यहाँ पर। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, या कर दूं मैं? कर लोगे या मैं कर दूं? सर कर रहे हैं।
इसका आंसर नोट कर लो। तो यहाँ पर जो आंसर है, आंसर इज इक्वल टू 2। सर वॉल्यूम क्या लेनी है? वॉल्यूम यहाँ पर 1 लीटर लोगे, है ना। यहाँ पर देखो वॉल्यूम वन कुछ नहीं दिया गया है, तो वॉल्यूम कहीं दिया गया मिलीमोल्स मतलब इक्वल वॉल्यूम यहाँ पर होगा, तो वॉल्यूम्स को यहाँ पर 1 लीटर अज्यूम करना होगा। क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है ना, इसका तो एक कंसंट्रेशन होगा, तो ये मिली मोलर कंसंट्रेशन लिखना चाहिए इसको, मिली मोलर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी को तुम कैसे डिटरमाइन करोगे, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो जो नस्ट इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन का यूज करके हम लोग एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को तुम्हें याद करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू एन एफ स्क्वायर ब्रैकेट टेम्परेचर कोफिशिएंट डी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ई, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, डेल्टा एच इस रिएक्शन से, इस इक्वेशन से निकाल लोगे। डेल्टा एच इज इक्वल टू एन एफ, एन क्या बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एफ यहाँ पर फैराडे है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, डीई बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट, इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इसको एज सच यहाँ पर यूज करोगे। माइनस ई सेल पोटेंशियल, ठीक है, सेल लिमिट यहाँ पर रख दोगे, तो यहाँ से एच आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें याद कर लेना है ना। अब याद रखोगे यहाँ पर डी बाई डी टी होता क्या है, सो डी बाई डी टी इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट। आगे है सॉल्युबिलिटी, डिटरमिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा देर बाद बता दूंगा, है ना, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, थोड़ा सा लेंथी है, इसमें टाइम लगेगा, मैं अच्छे से बताऊंगा इसको, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिलहाल के लिए हम देखेंगे यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स क्या है इसका। तो एक थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देख लिया बेटा, डेल्टा एच, है ना। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग डेल्टा एच देखना है कि जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच कैसे निकालोगे। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू, ऊपर जो इसका मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा दोबारा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एन एफ ई डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस टी, ठीक है। एंड वेयर डी बाई डी टी इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट। फिर निकालना है डेल्टा एस, एंट्रोपी तुम्हें निकालना, दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, डेल्टा एच डेल्टा एस, ठीक है। तो डेल्टा एस कैसे निकालोगे, तो अगर डेल्टा एस निकालना है तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पर तो डेल्टा एस इज इक्वल टू द, डेल्टा एस इज इक्वल टू द, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ टी, है ना। तो डेल्टा जी तुम निकाल लोगे, डेल्टा एच यहाँ दिया गया है, तो डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ टी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो टर्म दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ जो टर्म है, ये डेल्टा एस है, ठीक है, डेल्टा एस, तो ये डेल्टा एस है ना। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई एन एफ, तो डेल्टा एस तुम यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है।
तो डेल्टा जी क्या होगा बेटा, डेल्टा जी मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, गड़बड़ लग रहा है। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और डेल्टा जी कैसे निकालोगे, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ टी। तो तीन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, वन डेल्टा एच हो गया, दूसरा डेल्टा एस हो गया, तीसरा डेल्टा जी हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर तुमने केवल डेल्टा एस और डेल्टा जी याद कर लिया, डेल्टा जी तुम्हें मालूम है पहले से, तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हें डेल्टा एस केवल याद करना होगा। तो अगर डेल्टा एस याद कर लिया, डेल्टा एस तुम्हें मालूम चल गया, डेल्टा जी तुम्हें मालूम है, तो डेल्टा एच निकल आएगा, है ना। तो यहाँ पर तीन ही वेरिएबल है, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा एस तुम्हें मालूम है, डेल्टा जी मालूम है, तो डेल्टा एस ऑटोमेटिकली यहाँ से तुम निकाल सकते हो, है ना। तो तुम क्या याद करोगे, डेल्टा एस, ठीक है। तो डेल्टा एस से डेल्टा एच भी निकल आएगा। आगे हम लोग सर प्लीज पढ़ते हैं। वेट। ओके, आते हैं बेटा कंसंट्रेशन सेल्स पर, ठीक है। ये अलग टाइप का सेल होता है। यहाँ पर दोनों ही जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो सेम हो सकता है। तुम्हें याद रखना है, फॉर कंसंट्रेशन सेल ई नॉट ऑफ सेल विल बी जीरो। देखिए स्पेशल टाइप का सेल होता है, इसको कंसंट्रेशन सेल बोलोगे, ठीक है। और इस कंसंट्रेशन सेल में जो ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल विल बी जीरो, ठीक है। तो अब ये सेल कितने टाइप होता है, क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। जो कंसंट्रेशन सेल है, वो कंसंट्रेशन सेल दो टाइप का होता है। पहला है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होगा। जो इलेक्ट्रोड है, जैसे तुमने एक सेल बनाया यहाँ पर, है ना, सेल में दो इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ बना दिया, फर्स्ट सेल हो गया, फर्स्ट हाफ सेल, सेकेंड हाफ सेल, और इसको तुमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पर कंसंट्रेशन सेल में, तो जो कंसंट्रेशन सेल है दो टाइप का है। जो फर्स्ट टाइप का कंसंट्रेशन सेल है, फर्स्ट टाइप का जो कंसंट्रेशन सेल बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो इसमें इलेक्ट्रोड दोनों सेम होगा, जो मेटल है यहाँ पर मेटेलिक इलेक्ट्रोड वो सेम होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट will be different but metallic rod will be same, metallic rod will be same। याद रखो बेटा, तो यहाँ जो मेटेलिक रॉड है वो सेम रहेगा, लेकिन जो कंसंट्रेशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है, वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो कंसंट्रेशन है वो C1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन C2 है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड दोनों इलेक्ट्रोड सेम होगा, जो तुमने इलेक्ट्रोड बनाया है सेम इलेक्ट्रोड होगा। यहाँ पर तुमने मान लो आयरन ले लिया, आयरन को तुमने आयरन फ्लोटेस में डिप कर दिया, यहाँ पर भी आयरन है, इससे सेम आयरन को तुमने आयरन फ्लोटेस में डिप कर दिया। तो जो इलेक्ट्रोड है दोनों इलेक्ट्रोड सेम होता है, ठीक है। बोथ इलेक्ट्रोड विल बी सेम, both electrode will be same। याद रखो बेटा, जो कंसंट्रेशन सेल है उसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड सेम होगा, है ना। तो जो सेल पोटेंशियल वो जीरो हो जाए, तुमने सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम सेम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आ जाएगा,
है ना, इसलिए ई नॉट इसका क्या होता है 0। फिर से देखो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन तुमने लिया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एनोड पे लिख दे रहा हूँ एनोड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो पहला इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, पहला जो कंसंट्रेशन सेल है वो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, इसमें मैं एनोड को लिख रहा हूँ। तो एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका किस में होगा, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लेते हैं आयरन 2+ का आयरन 3+ में हो रहा है, ठीक है। तो Fe2+ इसमें कन्वर्ट होगा बेटा, Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आयरन है तो तुम यहाँ पर तुम ऑक्सीडाइज करके तो रिडक्शन हो जाएगा, मैं ऑक्सीडेशन लिख रहा हूँ, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होगा, Fe3+, ठीक है। Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है Fe2+ का वो C1 है और Fe3+ जो कंसंट्रेशन है C2 है। तो ये एनोड रिएक्शन हो गया। कैथोड में भी सेम रिएक्शन होगा, बस रिवर्स हो जाएगा। कैथोड, कैथोड मतलब ये वाला सेल है ना, ये कैथोड हो गया, ये सेकंड हाफ सेल। तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड में Fe3+ रिड्यूस होगा, Fe3+ इलेक्ट्रॉन लेकर Fe2+ बना लेगा, है ना। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है C2, तो ये कंसंट्रेशन C2 है। और आयरन 2+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पर C3 कर लेता हूँ, एक्चुअली यहाँ पर C1 C2 यहाँ पर साइन कर लिया इसके लिए, तो मैं इसको C3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं C3 कर दे रहा हूँ, C3। तो ये हो गया C3 C4 हो जाएगा, C3 ये हो जाएगा C4। तो याद रखो बेटा, जो एनोड है, एनोड पर Fe2+ का कंसंट्रेशन C1 है, कैथोड पर Fe2+ का कंसंट्रेशन C4 है, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है, एनोड पर कंसंट्रेशन अलग है, कैथोड पर कंसंट्रेशन अलग है। मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर लिख दे रहा हूँ, ये है तुम्हारा C2, ठीक है, और ये है C3। तो एनोड पर आयंस का कंसंट्रेशन अलग है, कैथोड पर आयंस का कंसंट्रेशन अलग है। तो ये जो आयन है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। जो सेल यहाँ पर है वो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल होगा, ठीक है। तो अगर इसका नर्व इक्वेशन बनाना तो बना सकते हैं बेटा। नर्व इक्वेशन क्या होगा, ई सेल माइनस ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो दोनों को ऐड करो, यहाँ पर ऐड करो तो क्या मिलेगा, इस रिएक्टेंट साइड में भी क्या मिलेगा बेटा, Fe2+, लेकिन कंसंट्रेशन क्या है C1 प्लस Fe3+, कंसंट्रेशन क्या है C3 गिव्स Fe3+, कंसंट्रेशन C2 प्लस Fe2+, कंसंट्रेशन C4, ठीक है। तो Fe3+ रिएक्टेंट में भी है, Fe3+ प्रोडक्ट साइड में भी है, Fe2+ रिएक्टेंट साइड में भी, Fe2+ प्रोडक्ट साइड में भी है, ठीक है। लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है, इसलिए कैंसल आउट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखोगे C2, देखो C2 इंटू C4 डिवाइड बाई C1 इंटू C3। अब ई नॉट सेल क्या होगा बेटा, ई नॉट, तो यहाँ जितने इलेक्ट्रोड लिया है Fe2+ यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ई नॉट, Fe2+ ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe3+ में, है ना। और ये क्या होगा, इसका उल्टा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट Fe2+ Fe3+ प्लस ई नॉट Fe3+ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, डिवाइड बाई Fe2+। तो अब ये देखो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ई नॉट ऑक्स है यहाँ पर, ई नॉट ऑक्स। और ये क्या बेटा, ये ई नॉट रेड है, ठीक है, ई नॉट ऑक्स ई नॉट रेड।
तो अब ये ई नॉट रेड को और ई नॉट ऑक्सीजन आने की क्या करोगे, इसको माइनस लगा दोगे यहाँ पर, है ना। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट Ft2+2 Ft3+ माइनस ई नॉट Ft2+2 Ft3+, ठीक है। तो देखोगे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों सेम है, यहाँ पर सेम को सेम से सब्ट्रैक्ट करोगे जीरो आ जाएगा। सो ई नॉट सेल विल बी जीरो। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट ई नॉट सेल फॉर कंसंट्रेशन सेल विल बी जीरो। ये मैंने पहले लिख दिया है, इसको केवल याद करना है बेटा कि ई नॉट सेल क्या होगा, जीरो होगा। जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। दूसरा है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोड का पार्शियल प्रेशर सेम होता है। जो इलेक्ट्रोड तुम लोगे उस इलेक्ट्रोड का पार्शियल प्रेशर सेम होगा। तो यहाँ पे लिखोगे सेम इलेक्ट्रोड विथ सेम concentration of electrolyte but different partial pressure of इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का पार्शियल प्रेशर अलग होगा। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। एक एग्जांपल देख लो, मैं क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तुमने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोजन। तो तुमने देखा होगा बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में गैस को फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम गैस को इस तरह से, एक ग्लास रहेगा, ग्लास में से गैस को तुम फ्लो कराओगे इस तरह से। यहाँ पर प्लेटिनम ब्लैक होता है, तो हाइड्रोजन गैस को तुम यहाँ पर फ्लो करा रहे हो। तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है P1 है। और सेकेंड रिएक्टर तुमने यहाँ बनाया, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस फ्लो करा रहे हो, है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या है, P2। कंसंट्रेशन जो H+ है, कंसंट्रेशन H+ यहाँ पर सेम होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+, है ना, M तुमने यहाँ ले लिया, और यहाँ पर भी जो H+ है, H+ का कंसंट्रेशन सेम होगा। याद रखो, जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर डाला है, HCl डाला है, डाइल्यूट HCl, उसका कंसंट्रेशन सेम होगा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज से तुमने करेक्ट कर दिया इसको, सॉल्ट ब्रिज। तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम होगा, इलेक्ट्रोड का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो ये तुम्हारा हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। कंसंट्रेशन सेल है तो ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट सेल विल बी जीरो। तो ई नॉट सेल विल बी जीरो। एनोड रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका पार्शियल तुमने P1 अज्यूम किया है, P1 गिव्स ट्वाइस H+ +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एनोड रिएक्शन हो गया। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। सो एट कैथोड, तो कैथोड पर ट्वाइस H+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना लेगा यहाँ पर H2, पार्शियल प्रेशर P2 है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पार्शियल जो सेकंड है यहाँ पर कैथोड पर पार्शियल प्रेशर P2 है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ दोनों में सेम है, दोनों को ऐड करो। जब ऐड करोगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। कंसंट्रेशन यहाँ पर 1 मोलर है, यहाँ पर भी तुमने 1 मोलर अज्यूम किया है, दोनों कंसंट्रेशन सेम है तो दोनों कैंसिल कर दोगे। तो क्या होगा, H2 पार्शियल प्रेशर P1 गिव्स H2 पार्शियल प्रेशर P2। तो यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by number of electron exchange, that is 2 log of partial pressure of
H2, ठीक है, log ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दैट इज इक्वल टू P2, यहाँ देखो P2 है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट है ना, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दैट इज इक्वल टू P1। तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ई नॉट सेल 0 हो जाएगा, तो ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ P2 डिवाइड बाई P1। तो इस तरह से कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया कंसंट्रेशन सेल। सर गिवन होगा कि कंसंट्रेशन सेल है ये? क्या सर गिवन होगा कि कंसंट्रेशन सेल है क्वेश्चन में? नहीं दिया नहीं रहेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम है तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहाँ देखो H2H+ तुमने डिप किया तो ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना। अगर दोनों हाइड्रोजन दोनों साइड क्या है, सेम सिनेरियो है, एनोड भी वही है कैथोड भी वही है, तो क्या होगा कंसंट्रेशन सेल होगा। ऊपर भी देखो, यहाँ पर भी Fe2+ है, इस साइड भी Fe2+ है, तो दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड है। तो अगर सेम इलेक्ट्रोड दोनों साइड होगा तो कंसंट्रेशन सेल होगा, ठीक है। कहीं कहीं पर लिखा भी रहता है फॉर कंसंट्रेशन सेल आयरन 2+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दिस, Fe2+ कंसंट्रेशन इन राइट साइड इज इक्वल टू 3 है ना, ऐसा दिया रहेगा। तो अगर दिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं दिया रहा है तुम यहाँ पर समझ सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रोड सेम रहेगा तो कंसंट्रेशन सेल होगा, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन का सेल का क्वेश्चन होता है काफी आसान होता है ना, वो तुम आसानी से कर सकते हो। इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द E cell for H2 partial pressure 2 atm H+ कंसंट्रेशन यहाँ पर दिया गया है, कंसंट्रेशन 1 मोलर सॉल्ट ब्रिज H+ कंसंट्रेशन यहाँ दिया गया है 1 मोलर अगेन, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर दिया गया है 4 atm, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम। तो अब यहाँ पर ई सेल तुम्हें बताना है, ठीक बेटा। पहले तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रोड है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको देखो, राइट हैंड साइड है उसको देखो, ठीक है। तो तुम्हें काफी क्लियर नजर आएगा कि ये कौन सा इलेक्ट्रोड है। दिख रहा है बेटा, H2H+ लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर भी क्या है H2H+ है, मतलब दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल बन गया, तो इसका तुम इक्वेशन बनाओगे, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है एनोड, ये एनोड है और ये है कैथोड। तो एनोड रिएक्शन लिखोगे, कैथोड रिएक्शन लिखोगे। क्वेश्चन बेटा यहीं तक था, ये क्वेश्चन था यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर सोल्यूशन देखो इसका, ठीक है। तो बताना क्या बेटा, सेल ईएमएफ, व्हाट इज सेल ईएमएफ, है ना। सेल ईएमएफ तुम्हें बताना है, तो क्वेश्चन को बना लो। तो ऑक्सीडेशन होगा H2 का, जो H2 है वो ऑक्सीडाइज होगा, H2 gives twice H+, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन तुम लिख दोगे ब्रैकेट में, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर 2 atm और जो कंसंट्रेशन है 1 मोल, दोनों में सेम है, तो कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया एनोड। कैथोड रिएक्शन लिखोगे यहाँ पर,
कैथोड रिएक्शन। तो कैथोड में क्या हो रहा है, जो H प्लस है, H प्लस H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। H2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 4 ATM है, ठीक है। H2 2 इलेक्ट्रॉन को सेट करके बना लेगा, दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा, H2 पार्शियल प्रेशर 2 ATM है, गिव्स H2, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल हो गया, ठीक है। H2 पार्शियल प्रेशर यहाँ पर 4 ATM हो गया, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें नर्स क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log ऑफ 4 ATM, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो E सेल, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है तो E नॉट सेल 0 होगा। तो फ्रॉम हियर E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, मल्टीप्लाइड बाई log 2, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? बोलो सर जब भी ई नॉट सेल जो है वो 0 होगा तो हम कंसंट्रेशन सेल मानेंगे बिल्कुल बिल्कुल मानोगे, वहां पर ये कंसंट्रेशन सेल है। ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तुम लोगों से बेटा। नेक्स्ट क्लास में जो एक छूटा हुआ है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, उसको देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो जो आज मैंने बताया है वो केवल एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन है, कुछ है नहीं। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया अब तक वो केवल नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ नया मैंने आज नहीं बताया। नर्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हो बस वही बताया है। क्वेश्चन भले थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन जो थ्योरी वाला पार्ट है वो सेम है, नर्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। ओके सर। बाय बाय।